हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज भारतीय अर्थव्यवस्था वाले पेपर में औद्योगिक वित्त की बात करेंगे। तो देखिए, कोई भी उद्योग लगाने के लिए जो प्रारंभिक और अंत से प्रारंभ से अंत तक जिस एक साधन की आवश्यकता होती है वो है पूंजी, है ना। क्योंकि भूमि की आवश्यकता हम प्रारंभ में करते हैं, बाद में भूमि की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। लेबर की आवश्यकता हम बाद में करते हैं जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। लेकिन पूंजी एक ऐसा साधन है जो कि प्रारंभ से अंत तक चलता है। तो पूंजी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूमिका अदा करता है औद्योगिक वित्त के बारे में। हम पूंजी को आवश्यकता के अनुसार साधारणतः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है अचल पूंजी और एक है चल पूंजी। अचल को हम स्थिर पूंजी भी कहते हैं क्योंकि वो एक बार लगा देने पर उसका मूवमेंट नहीं होता। जैसे फर्म का इमारत है, बिल्डिंग है, मशीनें हैं, साज सामान है, आधुनिकीकरण या विस्तार कार्यों के लिए स्थिर पूंजी है, उसकी आवश्यकता होती है, तो वो उसे हम स्थिर पूंजी कहेंगे। फिर है चालू पूंजी जो कि उत्पादन के प्रारंभ होने पर प्रारंभ होती है, जैसे कच्चा माल खरीदा, मजदूरी का चुकाया, माल का किराया, विज्ञापन का खर्चा, दैनिक कार्यों के लिए आवश्यकता, ये सब अचल पूंजी के अंतर्गत या चालू पूंजी या कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है। अब बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं उनके लिए पूंजी के साधन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनमें बहुत भारी पूंजी चाहिए। वर्तमान समय में हम बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं उनके लिए कुछ ये साधन हैं जो कि निम्न स्रोतों से हम बड़े पैमाने के उद्योग अपना पूंजी का जो कलेक्शन है वो कर सकते हैं। पहला है शेयर बाज़ार से ऋण पत्र जारी करके, दूसरा सार्वजनिक जमाओं से, तीसरा व्यापारिक बैंकों से, चौथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से, फिर भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक साख व निवेश निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, पूर्व में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक जो कि 97 में फिर IIBI हो गया, IRBI से, फिर भारतीय सामान्य बीमा निगम, उसकी सहायक इकाइयाँ और एग्जिम बैंक। अब देखिए, इसके अलावा और कई और निगम भी इससे जुड़े हुए हैं, जैसे पूंजी बाजार और शेयर। सबसे पहले हमने जिसकी बात की, देखिए कंपनी क्या करती है, अपना शेयर निकालती है। जैसे कोई कंपनी एक्स कंपनी है, उसने अपने शेयर निकाले, अर्थात वो ये कह रही है कि आप कोई भी हमारे साथ आकर के कंपनी में शामिल हो सकता है, यानी कंपनी के शेयर खरीद सकता है। अगर एक्स कंपनी ने शेयर निकाले और ए व्यक्ति ने उसके 100 शेयर ले लिए, तो जितनी पूंजी उसने डाली उतनी कंपनी का वो हकदार हो जाता है और उसके सारे लाभ और हानि का वो सहभागी हो जाता है। कंपनियां बोनस शेयर भी निर्गमित करती हैं, है ना। फिर विदेशी संस्थापक निवेशक जो होते हैं वो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FII जिसको हम कहते हैं, वो बाहर के लोग भी चाहें तो किसी भी देश में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर है सार्वजनिक जमाएं। सार्वजनिक जमाओं में हम जैसे लोग बचत करते हैं और अपनी बचत को जमा करते हैं, तो व्यापारिक बैंकों के पास लोगों की सेविंग्स होती हैं और व्यापारिक बैंक उनसे जो उनके पास जो जमाएं आती हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारी कारखाने हैं जो कि बचतों को जमा करते हैं। अहमदाबाद और मुंबई में सूती कपड़ों की मिलों में इस प्रकार काफ़ी जमाओं का प्रचलन है, तो उस पर वो ब्याज देते हैं ना, और उचित समय पर सूचना देकर जमा की रकम निकाली भी जा सकती है। तो ये सार्वजनिक जमाओं का जो है वो भी एक तरीका है, लेकिन ये फेयर वेदर फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि जैसे ही कंपनी डूबने लगेगी, लोग अपना पैसा निकाल लेंगे तो कंपनी और ज़्यादा डूब जाएगी, और कंपनी अगर अच्छा लाभ कमाएगी तो लोग उसको उसमें जमा कराएंगे क्योंकि वहाँ अच्छा ब्याज मिलेगा। तो ये एक तरह से अच्छे मौसम के मित्र वाला वित्तीय सहायता है। फिर व्यापारिक बैंक, जो कमर्शियल बैंक आप जिनके सबके नाम सुनते हैं, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना, ये IDBI, ये सब व्यापारिक बैंक हैं। ये व्यापार के लिए पैसा लेन देन करते हैं। तो यहाँ भी हर तरह के ऋण मिलते हैं, अल्पकालिक ऋण, दीर्घकालिक ऋण,
उद्योग उपभोक्ताओं के लिए ऋण इत्यादि है ना। 2013 के अंत में माइक्रो और लघु उपक्रमों को दी गई जो उधार की राशि थी वो 6,484 अरब थी। फिर सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं हैं भारतीय जीवन बीमा निगम, जो कि इसके कोषों का 50% सरकारी और अन्य 50 स्वीकृत प्रतिभूतियों में लगाना होता है। ये निवेश करती है और बहुत सारे उद्योगों को लोन भी देती है। फिर IFCI भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का जो कार्यक्षेत्र है वो है निगम उन सार्वजनिक सीमित दायित्व वाली कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दीर्घकालीन ऋण देता है जो भारत में पंजीकृत हुए हैं और जो माल की प्रोसेसिंग, निर्माण या खान खोदना, होटल उद्योग इत्यादि बहुत बड़े लोग जो इंस्टीट्यूशन फर्म्स हैं उनको ये लोनिंग करता है। IFCI है ना। फिर ये वित्तीय सहायता के रूप में औद्योगिक कंपनियों ने जो खुले बाज़ार से ऋण लिए हैं उनकी गारंटी देता है। फिर करीब 5 वर्ष तक स्वयं ऋण दे सकता है, 25 वर्ष तक है ना, 25 वर्ष तक स्वयं ऋण दे सकता है। और इन कंपनियों के स्टॉक, शेयर, बॉन्ड, ऋण पत्र जो वो जारी करती हैं कंपनी, उनका भी गोपन करता है। 1957 से निगम को एक आयातकर्ता को विलंबित भुगतान पद्धति के अंतर्गत गारंटी देने का अधिकार दिया गया था। तो ये निगम जो है, इसकी पूंजी कहाँ से आती है इसके पास? निगम की जो देनदारियाँ हैं उनमें परिदत्त पूंजी, रिजर्व व सरप्लस, भारत सरकार व रिजर्व बैंक से उधार, बॉन्ड, ऋण पत्र, इन सब से ये अपनी पूंजी शामिल उगाता है, पूंजी प्राप्त करता है। 66 वर्षों की अवधि में इसने भारत के औद्योगिक ढांचे में अपना सुनिश्चित स्थान बनाया है और जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान जनवरी 1975 में इसने अपना एक बनाया जो नए उद्यमकर्ताओं को उधार देता है। इसके अलावा और भी ये सहायताएं देता है, जैसे मर्चेंट बैंकिंग 1986 से इसने ये नया एक प्रारंभ किया, जिसमें कि कंपनी क्षेत्र के में मध्य और बड़े उपक्रमों को एक मुश्त सुविधाएं उपलब्ध कराता है। नए एजेंटों के निर्माण, क्रियान्वयन, आधुनिकीकरण, फिर उपकरण लॉन्चिंग, फिर सप्लायर उधार योजना। इस प्रकार बहुत सारे नए तरीक़ों से ये नए समय के अनुसार ऋण उपलब्ध करवाता है। फिर बहुत इम्पॉर्टेंट एक वित्तीय निगम है जो है जिसका नाम है ICICI है ना, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम। 1955 में ये बना, निजी क्षेत्र के उद्योगों के निर्माण, विस्तार और आधुनिकीकरण में मदद पहुंचाता है। ऐसे उद्योगों में आंतरिक व विदेशी पूंजी को भाग लेने के लिए प्रोत्साहन देता है। औद्योगिक निवेश में के निजी स्वामित्व को बढ़ावा देता है। पूंजी बाजार का विस्तार, यह पूंजी या तो दीर्घकालिक या मध्यकालीन ऋणों के रूप में देता है। 15 वर्ष की अवधि के लिए नए शेयर, प्रतिभूतियों का भी गोपन, अन्य निजी निवेश के स्रोतों के ऋणों का गारंटी देता है। जितना जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी एक उद्योग में से निवेश की रकम निकालकर दूसरे उद्योग में पुनर्निवेश की व्यवस्था करता है। प्रबंधकीय, तकनीकी, प्रशासकीय सलाह भी देता है। पूंजी जो है इसकी वो बॉन्ड्स, ऋण पत्रों, विदेशी मुद्रा, आंतरिक साधनों व कर्जदारों के प्राप्त अदायगी की राशियाँ व प्राप्त ब्याज तथा लाभांश, इन सब से आती है। अगर हम इसकी प्रगति देखें तो ICICI बैंक में 2002-2003 में विलय हो गया था औद्योगिक साख और निवेश निगम का। 2001 में सहायता के लिए ये 36,229 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। ठीक है। फिर भारतीय यूनिट ट्रस्ट, ये 1964 में इसकी स्थापना की गई, और UTI जिसको हम कहते हैं। यूनिट ट्रस्ट जो है, इसकी प्रगति को अगर हम देखें तो 1964 में इसकी 2014 में इसने अपने 50 वर्ष पूरे किए और 1 फरवरी 2003 से UTI को 2 भागों में बांट दिया गया, UTI म्यूचुअल फंड और UTI स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग। अब 2004-2005 से आंकड़े UTI म्यूचुअल फंड से ही संबंधित रखते हैं।
तो 31 अगस्त 2002 को भारत सरकार ने 2 करोड़ निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए यूटीआई के लिए 14,561 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकार की थी। ठीक है, इस प्रकार से मतलब सरकार भी ऐसे निगमों का साथ देती है। फिर है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI। ये 1964 में प्रारंभ हुआ और ये 1964 से कार्यारंभ किया और IDBI एक्ट को 2004 को निरस्त कर दिया गया और 2003-2006 4 वर्ष को 6 माह बढ़ाकर 30 सितंबर 2004 कर दिया गया। ये पहले के औद्योगिक पुनर्वित्त निगम को अपने में विलीन करके स्थापित किया गया। और IDBI एक बहुत बड़ी संस्था है जो कि बहुत भारी लोनिंग करती है। इसने जापान के निर्यात आयात बैंक से कर्ज प्राप्त किया। यह आंतरिक साधनों से भी वित्त प्राप्त करती है जैसे और अन्य बैंक करते हैं। यह पूंजीगत साधन बढ़ाने में चालू वित्तीय संस्थाओं को मदद दे सकता था। उनके द्वारा दिए गए ऋणों पर पुनर्जीवित प्रदान कर सकता था। ठीक है, अब अगर हम देखें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पूर्व में कार्यविधि क्या थी, तो 2004-2005 तक ये औद्योगिक उपक्रमों को प्रत्यक्ष सहायता देता था, जैसे ऋण देना, उनके शेयर, ऋण पत्र खरीदना, पुनर्वित्त की सहायता, पुनर्कटौती की सहायता, अन्य वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता, ये सब करता था। लेकिन IDBI की बाद में थोड़ा सा इसका चेंज हो गया सिस्टम और 2004-2005 में सहायता के लिए कुल स्वीकृत राशि इनके पास 2,799 करोड़ पर थी, जिसमें कि वितरित की गई 6,183 करोड़ थी। विकास सहायता कोष है इसका अलग से, जो कि विकास के लिए सहायता देता है। अब देखिए इसमें IDBI ने कई नई स्कीमें लॉन्च की हैं, जैसे उद्यम पूंजी निधि योजना, वस्त्र उद्योग आधुनिकीकरण निधि योजना, मर्चेंट बैंकिंग, ऋण पर ट्रस्टीशिप, विदेशी विनिमय संबंधी सेवाएं इत्यादि। अब देखिए इसमें भारतीय निवेश बैंक एक अलग से है IIBI। ये 1984 में स्थापित हुआ और 1997 में इसका वैसे सरकारी कंपनी के रूप में बदल दिया गया। इसकी प्रगति को अगर हम देखें तो इसने 2003-2004 तक 2,412 करोड़ रुपए व वितरित राशि इसकी 2,252 करोड़ रुपए थी। अब हम देखें भारतीय सामान्य बीमा निगम जनरल इंश्योरेंस कंपनी, तो 1973 में स्थापित हुई और अपनी सहायता ऋण पत्रों, अभिगोपन, प्रत्यक्ष अंशदान इत्यादि के रूप में करता है। माइक्रो और फिर देखिए भारत का आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक 1982 में स्थापित हुआ और इसका काम था कि प्रबंध निर्यातकों को वित्तीय सहायता देना, विदेशी ग्राहकों को उधार देना, निर्यात साख पर पुनर्वित्त की सुविधा देना, ये सब इसके काम थे और करीब करीब इसने 47,168 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत की। अब छोटे उद्योगों के लिए, माइक्रो और लघु उद्योगों के लिए, इनके लिए भी ये क्योंकि छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट इसको लगाते हैं और इनको सहायता की बहुत ज़रूरत रहती है, तो इनके लिए ऐसे उद्योगों को सरकारी सहायता संबंधी अधिनियमों के अंतर्गत मिलने वाली पूंजी राज्य वित्त निगम, राज्य औद्योगिक विकास निगम, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य संबंधित बैंक, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इन सब से इनको लोनिंग की जाती है। ठीक है, मध्यम श्रेणी के उद्योगों को, लघु उद्योगों को, है ना, ओवरड्यूज़, इनमें बहुत सारी समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है। इनमें ओवरड्यूज़ की समस्याएं हो जाती हैं, घाटे में कई कंपनियों की प्रॉब्लम हो जाती है इत्यादि इत्यादि, है ना। फिर राज्य औद्योगिक विकास निगम, ये स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, हर स्टेट में होती है और इसके लिए IDBI ने सितंबर 1976 में नए उद्यमकर्ताओं के लिए सीड मनी स्कीम चालू की थी, जिसकी हमने पहले बात की थी। 1969 में राज्य औद्योगिक व खनिज विकास निगम स्थापित किया गया। 1979 में खनिज निगम के अलग बन जाने से इसका नाम राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम रखा गया। भारतीय स्टेट बैंक है और इनकी सहायक संस्थाएं वो भी लोनिंग का काम करती हैं। फिर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड,
भारतीय रिजर्व बैंक का लघु उद्योगों को वित्त सहायता प्रदान करना, ये भी आरबीआई बहुत सारे छोटे उद्योगों, छोटे वित्तीय स्कीमों को सहायता देता है। रिजर्व बैंक की साख गारंटी स्कीम है, इसके तहत भी लोनिंग होती है। फिर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, खादी ग्रामीण उद्योग आयोग, ये छोटे हाथ जो लोग हैं जो खादी का प्रोडक्शन में शामिल हैं उन लोगों की सहायता के लिए, और चूँकि ये बहुत एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है इसलिए इसमें सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है और इसका रोज़ बढ़ावा करने के लिए सहायता करती रहती है। अब औद्योगिक वित्त में क्या कमियां हैं? विभिन्न संस्थाओं का अव्यवस्थित फैलाव तथा कार्यों में दोहराव है। LIC, UTI, SBI प्रमुख कार्यों के अलावा उद्योगों को वित्त प्रदान करने के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। औद्योगिक वित्त के संबंध में कोई स्पष्ट नीति सामने नहीं आई है। फिर वित्तीय संस्थाओं में बड़े घरानों को मदद देने से सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है और प्रोजेक्ट की स्वीकृति और सहायता के वितरण में अत्यधिक विलंब पाया गया है। सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा निजी क्षेत्रों के उद्योगों में पूंजी लगाई गई है। इस प्रकार से इन सारी समस्याओं की वजह से हम कुछ सुझाव दे सकते हैं कि कैसे इसको बेहतर किया जाए। तो एक तो पूंजी बाजार को अधिक सक्रिय करने की आवश्यकता है। वित्तीय निगमों व संस्थाओं के साधनों का विस्तार किया जाना चाहिए। आज भी नए उद्यमकर्ताओं को पूंजी की कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो उसको दूर कर किया जाना चाहिए। जीवन बीमा निगम की निवेश नीति पर पुनर्विचार हो और तकनीकी रूप से जांच की जाए, भविष्य में भी गोपन हो। सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं को आवेदन पत्रों पर शीघ्रतापूर्वक विचार करना, नए उद्योगों को सहायता देना इत्यादि। ठीक है, इस चैप्टर को आप देख लीजिएगा, ये कंप्लीट हो गया है और कोई समस्या हो तो हम उस पर बात कर सकते हैं।